नमस्कार, मैं हूँ कुमार भवेश चंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बेसिक शिक्षा विभाग में छात्रों को शिक्षित करने के लिए साथ छात्रों को जानकारी देने के लिए रखा गया। लेकिन लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये दोनों शिक्षा मित्र और अनुदेशक संघर्ष कर रहे हैं उचित मानदेय के लिए। बीच में इनका मानदेय बढ़ाया भी गया था, शिक्षा मित्रों को नियमित नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन ये मामला फिर अदालती दांव-पेच में उलझ गया और उसके बाद सरकार भी पूरे मामले में अगर देखा जाए तो संवेदनशीलता के साथ काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ी। हालाँकि ये चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बना, शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, अनुदेशकों का मुद्दा हो, इनकी समस्याओं पर सरकार ने गंभीरता से काम। हम आज अनुदेशकों का चूँकि हाल में ₹2000 मानदेय बढ़ाया गया और जानकारी ये आ रही है, समस्याएँ इनकी बरकरार हैं क्योंकि 2000 मानदेय बढ़ जाने से 7000 की बजाय 9000 इनको मिलने लगा है। वो मिलने लगा है कि नहीं, वो मानदेय बढ़ाया गया है, वो भी हम जानेंगे कि क्या वो मानदेय इनको मिलना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी 2000 के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ क्या अनुदेशकों का मनोबल पूरा हुआ है? क्या वो एक बार फिर शिक्षा क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ छात्रों को सहयोग करेंगे, छात्रों को जो ट्रेनिंग देते रहे हैं, वो करते रहेंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि आप लोगों की नियुक्ति जो अनुदेशक के रूप में हुई थी, वो कब हुई थी और अभी प्रदेश में कितने अनुदेशक हैं और ये समस्या क्या है? सर, हम लोग की नियुक्ति जुलाई 2013 में हुई थी, जब प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे सर। और उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में, जिस विद्यालय में छात्र संख्या 100 से ज्यादा थी, बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे 6 से 8 की जहां पढ़ाई होती है, जिस विद्यालय में 100 से ज्यादा छात्र संख्या थी, उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसे 13,769 विद्यालय थे, जिस विद्यालय में 41,307 अनुदेशकों की सर नियुक्ति हुई थी। इस समय सर हमारी संख्या 27,000 के आसपास है। जी, जी। अभी जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने जब आप लोगों का मानदेय बढ़ाने का अनाउंस किया, तब उन्होंने एक एग्ज़ैक्ट फिगर बताया भी था। मैं अपने दर्शकों को उनका वो सुनवा देता हूँ कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में अनाउंस किया, तो उन्होंने क्या कहा? बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं, इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपए प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपए और बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं, इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। सर, उस दिन जो बेसिक शिक्षा में मंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अनुदेशकों का मानदेय को उन्होंने 9,000 नहीं 90,000 कर दिया था। इतने वो प्रसन्न थे, इतने वो खुश थे, लेकिन वास्तविकता यह है सर कि 7,000 रुपया में अनुदेशक किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। आज महंगाई का आलम देख रहे हैं सर, हमारे एक एक अनुदेशक 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके विद्यालय जाता है और पेट्रोल आज 100 से ज्यादा है सर। अब बताइए 233 रुपया 33 पैसा पाने वाला अनुदेशक प्रतिदिन लगभग 150 से 200 रुपया तो हम पेट्रोल भराते हैं सर। हमारा लगभग पूरी की पूरी मानदेय जो है सर पेट्रोल में ही चला जाता है। और आप बताइए जिस प्रकार से महंगाई चल रहा है, हम अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, न हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, जब हमारे माता पिता बीमार पड़ते हैं सर, तो हम उनको अच्छी दवा भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि सर हमारे लिए तो रोटी का संकट है। पहले जीवन को चलाने के लिए हमको रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार 7,000 रुपया दे रही है, इसमें रोटी तो नहीं मिल पा रहा है सर। एक एक अनुदेशक घूट घूट कर अपने विद्यालय में अपना पूरा समय देता है सर। हम भी कहने को हम लोग अंशकालिक है सर, लेकिन हम लोग पूर्णकालिक की तरह काम करते हैं। हम भी इस समय जो टाइम है सर 7:30 से 1:30 बजे तक हम लोग भी पूरे समय तक विद्यालय में रहते हैं सर। अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान भी पढ़ाते हैं सर। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो नीति बन चुकी है अनुदेशक प्रकार से
शोषण करे सर। मेरा सवाल ये है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग तो जानते हैं कि आपकी क्या भूमिका होती है, किस तरह से आप काम करते हैं, लेकिन एक बार सामान्य दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि आप लोगों को जो रखा गया था, आप अभी बता रहे थे कि आपको अपने विषय के अलावा भी बाकी तरह की भूमिकाओं में आप होते हैं, तो आपसे किस किस तरह का काम लिया जाता है, किस तरह की भूमिका होती है आपकी? सर जुलाई 2013 में जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो 100 से जिस विद्यालय में 100 से ज्यादा छात्र संख्या थी, उन विद्यालय में ऐसे उत्तर प्रदेश में 13,769 विद्यालय थे। उन विद्यालय में 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी सर। और इसमें 3 प्रकार के अनुदेशक रखे गए थे, शारीरिक शिक्षा के, कला के, कार्यानुभव के। कार्यानुभव में 4 प्रकार के अनुदेशक थे सर, एक गृह विज्ञान, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान और फल संरक्षण। इतने प्रकार के अनुदेशक विद्यालय में रखे गए थे। जो कला के अनुदेशक होते हैं वो बच्चों के अंदर कला किस प्रकार से वो ड्राइंग में निपुण हो, इस प्रकार की वो शिक्षा देते हैं। और जो शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक होते हैं वो बच्चों को पीटी, व्यायाम, योगा से लेकर खेल कूद के में पारंगत बनाने का कार्य करते हैं सर। और जो कंप्यूटर के अनुदेशक होते हैं वो कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं बच्चों को। और जो गृह विज्ञान के अनुदेशक होते हैं वो होम साइंस के बारे में बच्चों को बताते हैं, गृह विज्ञान के बारे में बताते हैं। और जो कृषि के अनुदेशक है, कृषि विज्ञान के, वो बच्चों को खेती किसानी किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में बताते हैं सर। और जो फल संरक्षण और उद्यान के अनुदेशक है वो फल संरक्षण के बारे में बताते हैं सर। तो सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है और हमारा एक एक अनुदेशक अपनी भूमिका में खरा उतरता है सर। हम 100% अपने विद्यालय को तन मन धन से देने का कार्य करते हैं सर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, हमको आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है सर। 10 वर्ष हो गए, 2017 में हमारा मानदेय 17,000 रुपया हुआ था सर, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वो मानदेय अभी तक नहीं दे पाई है। जबकि एक एक अनुदेशक का मैं आपको बताऊं, हम लोग माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत चुके हैं, माननीय लखनऊ हाईकोर्ट से जीत चुके हैं। और दोनों हाईकोर्ट ने कहा कि इन अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से इनका मार्च 2017 से 17,000 का पूरा 1 ईयर भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार अभी तक 1 पैसे का भुगतान नहीं की है। और एक एक अनुदेशक का 6 से लेकर 7-7 लाख रुपया लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है सर। ये तो आप अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं कि ये अदालत का फैसला कब आया था, किस साल में आया था ये, और क्या ये हाईकोर्ट का फैसला था? 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला आया था और 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सर आया था। अच्छा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी आप लोगों का एरियर और ये सब बकाया है, तो फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जी एक बार फिर बताइए आप कि ये जो अदालत का फैसला कब आया था और उसके बाद अदालत का फैसला आ गया आपके पक्ष में, फिर आप लोगों ने क्या किया? सर 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला आया था कि इन अनुदेशकों को मार्च 2017 से इनके पूरा 17,000 का जो बैलेंस बच रहा है उसका भुगतान 9% ब्याज की दर से किया जाए। और उसके बाद उसी आदेश को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2019 को फिर से सुनाया। उसी आदेश को फिर से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसी आदेश को यथावत रखा। उसके बाद जब हम लोगों ने 2 महीना इंतजार किया, जब सरकार नहीं दी हम लोग का मानदेय, तब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। और जैसे ही हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, ये सरकार डबल बेंच में चली गई स्टे लेने के लिए कि इनको 17,000 रुपया का भुगतान न करना पड़े। सरकार स्टे लेने गई, लेकिन कहीं भी, चाहे वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट हो या माननीय लखनऊ हाईकोर्ट है, दोनों जगह से सरकार को स्टे नहीं मिला और वो लगातार पूरी प्रक्रिया चलती आ रही है सर। मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से हम लोगों ने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो 8 दिसंबर 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय के तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे और तत्कालीन एसपीडी को, दोनों लोगों को आदेशित किया कि आज 17,000 का आदेश लेकर 8 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट में पेश होइए।
लेकिन ये लोग हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये लोग चोरी छुप के माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से इनको हाई कोर्ट में उपस्थित ना होना पड़े, इसके लिए इन्होंने वहां से स्टे ले लिया। 1 महीने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे दिया और कहा 1 महीने के अंदर आप इनके केस को फाइनल कराइए, लेकिन ये लोग 1 महीने के अंदर केस को फाइनल नहीं करा पाए। और फिर जब 8 जनवरी 2020 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सरकार को दिया, लेकिन उस 3 महीने में भी सरकार कुछ नहीं की। उसके बाद कोरोना की स्थिति आ गई। उसके बाद अभी भी सर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ हाई कोर्ट में लगातार सरकार प्राइवेट वकील, अब आप बताइए एक 7,000 पाने वाले के साथ एक प्राइवेट वकील करके सरकार लड़ रही है। बहराइच के श्री LP मिश्रा जी हैं जो सरकार के वकील हैं और वो प्राइवेट वकील हैं। आप बताइए एक 7,000 पाने वाले से लड़ने के लिए सरकार प्राइवेट वकील कर लेती है सर। अभी 12 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है। देखिए ईश्वर ने चाहा तो फैसला तो हम लोग के पक्ष में आना ही आना है सर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार ने खुद हम लोग के पक्ष में फैसला लगाया है कि हम इन अनुदेशकों का 17,000 का भुगतान दे रहे, इनका पेमेंट कर चुके हैं और अपने हिस्से की राशि भारत सरकार ने जो हिस्से की राशि 60% होती है उसका 10,200 रुपया भारत सरकार लगातार दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे 17,000 का भुगतान नहीं कर रही है सर। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अनुदेशकों का मानदेय सरकार बढ़ाने के लिए और अदालत फैसला कर चुकी है, लेकिन सरकार कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रही है ताकि अनुदेशकों को उचित मानदेय न देना पड़े। अब ये बताइए कि अब अगर अदालत का फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं, जाहिर है कि अदालत के फैसले से आपको उम्मीद है, आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि अदालत से आपके पक्ष में ही फैसला आएगा, और अब आगे क्या योजना है? ये जो एक तो मुझे पहले ये बताइए कि ये जो अभी मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है सरकार ने, ये क्या मिलना शुरू हो गया है? 9,000 का मानदेय शुरू हो गया, सबको मिलने लगा है? नहीं सर, अभी तक हम लोग को 60,000 रुपया मिल रहा है सर। और इस सरकार ने तो हम लोग का मानदेय न जाने कितनी बार बढ़ाया, कभी 17,000 किया, कभी 9800 रुपया किया, लेकिन आज तक 7,000 के अलावा एक पैसा नहीं बढ़ा। बीच में 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे मानदेय को 8470 रुपया किया था, लेकिन ये सरकार उसकी भी रिकवरी कर लेती है और हमारे मानदेय को 1470 रुपया की को घटाकर हमको फिर 7,000 रुपया पे ला देती है और ये सरकार रिकवरी भी कर लेती है सर। तो इस सरकार से तो हमें बहुत उम्मीद नहीं है। जब तक हमारे अकाउंट में बढ़ा हुआ पैसा ना आ जाए हम इस सरकार से पे भरोसा नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि विधानसभा में जब अनुपमा जायसवाल जी शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि अनुदेशकों को 9800 रुपया देने जा रहे हैं। 15 मई 2017 को जो भारत सरकार ने मिनट जारी किया तो 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है उस पे 17,000 देने की घोषणा हुई और लगातार ये प्रदेश के मुखिया योगी जी 1 जून 2018 को इटावा की रैली में, 3 जून 2018 को भदोही की रैली में, 23 जुलाई 2018 को हाथरस की रैली में लगातार घोषणा करते हैं कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं सर। लेकिन 2013 से आज तक, 2013 में भी हम 7,000 रुपया पा रहे थे और आज भी हम 7,000 रुपया पा रहे हैं सर। हमारे पैसे में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय के रूप में माना गया है। पहले हमारे विषय मुख्य विषय के रूप में नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे सभी विषयों को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे कला हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, सबको मुख्य विषय के रूप में माना गया है और उसके अस्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई है सर।
तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम अनुदेशकों को नई शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए हमको हमारे ही पद पे हम उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे। सरकार को नियमित करने में कहीं कोई समस्या नहीं है सर। कि बड़ा एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अदालत के फैसले की वजह से आपका मानदेय लटका हुआ है और सरकार की कोशिश है कि आपको मानदेय कम मिले। और सरकार देखा जाए तो पूरे जैसे इस पूरे मामले में जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह की भूमिका आप लोगों की रहती है उसमें इस तरह का सरकार का रवैया निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की बात जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और शायद मैं इसीलिए इस तरह के वीडियोस बनाता हूं ताकि सिर्फ ये सरकार तक बात नहीं पहुंचे, ये समाज तक, क्योंकि समाज से ही जो बच्चे जाते हैं वो शिक्षा पाते हैं और आप उनको शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो अलग से जो जानकारी है, अलग से जो आपकी कला है या अलग से जो आप अलग अलग क्षेत्रों में जो माहिर हैं आप उसकी जानकारी अपने छात्रों को देते हैं और इस तरह से आप एक सामाजिक भूमिका भी आपकी है और वो सारी भूमिका में आप खड़े उतर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे आखिर में एक सवाल और करूंगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं एक वीडियो देख रहा था आपका कि आप घंटी बजा रहे हैं स्कूल में। क्या ये काम भी आपको करना पड़ता है कि वो आपने एक सही एक इंटरेस्ट के लिए आपने किया और वो वीडियो डाला है? सर हम लोग को कोई काम करने में समस्या नहीं है, हम हर काम करने को तैयार हैं। तो हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार हमसे जो काम ले हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन काम का मेहनताना तो दे सर। हम जितनी ईमानदारी से हमारा एक एक अनुदेशक विद्यालय में काम करता है सर, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि एक निजी कंपनी के द्वारा सरकार सर्वे करा ले, जिन विद्यालय में अनुदेशक हैं और जिन विद्यालय में अनुदेशक नहीं है, दोनों विद्यालय में यदि सरकार को जमीन आसमान का अंतर न मालूम चले तो सरकार हमारे साथ जो निर्णय लेना चाहे, हमको हटाना चाहे हटा दे। लेकिन यदि हमारे क्रियाकलापों को भारत सरकार ने माना है, मोदी जी ने माना है, हमारे क्रियाकलापों को मोदी जी ने स्थापित किया है नई शिक्षा नीति 2020 में, तो हम सरकार से पूछेंगे कि हमको हमारे ही पद पे उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करने का कार्य करे सर। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपने अपनी सारी जानकारी मुझे दी और मैं उम्मीद करता हूं सोसाइटी से भी, समाज से भी कि इस तरह के मामले में समाज का भी रुख होना चाहिए। समाज, चूंकि हमारे आपके सभी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में और स्कूलों में अगर अनुदेशकों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ इस तरह की इस भेदभाव होगा, इस तरह का व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से उनका मनोबल गिरेगा। और जरूरत है इस वक्त की बेसिक शिक्षा को और मजबूत किया जाए, पहले से भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करता हूं और सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुदेशकों के मामले में, शिक्षा मित्रों के मामले में बिल्कुल संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यह बेसिक शिक्षा का मामला है और ये सिर्फ और सिर्फ किसी संविदा कर्मचारी को अस्थायी करने या उनको सही मानदेय देने का मामला नहीं है। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।